नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फ़ाहद। अभी आप ये देख रहे हैं कि जब ईवीएम का भूत जो है वो एक तरह से सामने निकल कर आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ईवीएम का जिन जो है जब बोतल से बाहर निकलता है, तब तक हंगामा और हड़कंप जो है वो देखने के लिए मिलता है। सब अभी जो ये खबर आ रही है वो महाराष्ट्र से है, जहाँ पर एक पुलिस अधिकारी का ये कहना है कि बाकायदा तौर पर कि उसको 10 लाख रुपए दिए गए हैं, और इसलिए दिए गए हैं ताकि ईवीएम में जो छेड़छाड़, जो गड़बड़ी, जिस तरह का मैनिपुलेशन सब कुछ किया जा रहा था, वो खबर बाहर निकल कर ना आए। मैं आपको पूरी खबर बताती हूँ। रंजीत कासले नाम है, सब इंस्पेक्टर है महाराष्ट्र के, जो कि अब निलंबित हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक टीवी चैनल पर आकर, या मैं कहूँ कि मीडिया के सामने आकर, बाकायदा तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मैं पर्ली में ईवीएम वाली जगह पर ड्यूटी पर था। वाल्मीकि कराड ने हमें बताया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इसलिए आपको इससे दूर रहना चाहिए। मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान फर्जी मतदान की अनुमति नहीं दी। विधानसभा के दौरान संजय मुंडे की नकदी जब्त कर ली गई, इसलिए मुझे दरकिरार कर दिया गया है। मुझे ऊपर से आदेश मिला है कि मैं छुट्टी ले लूं, और ईवीएम ड्यूटी से मुझे हटा दिया गया। रंजीत कासले ने यह भी बताया कि चुनाव के दिन 21 नवंबर को संत बालूमाला कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से उनके खाते में 10 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। यानी कि जो बात विपक्ष लगातार कहता रहा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम विपक्ष के नेता जो महाराष्ट्र के हैं, जो केंद्र में हैं, सबने ये कहा कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली हुई है, चाहे वो वोटर लिस्ट की बात की जाए या ईवीएम के जरिए किया जाए। और ये कहा गया कि पूरे तरीके से महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो लूटा गया है। और अब आप ये देखिए, एक एक करके लगातार निकल कर आ रहे हैं। अब जब से रंजीत कासले का ये बयान सामने आया है, तब से मानो हड़कंप मच गया है, भूचाल मच गया है। ये पूरी इनकी बाइट है, ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है। अब इसको लेकर जहां विपक्ष की तरफ से दिग्विजय सिंह ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, ईसी को टैग किया है और कहा है कि क्या अब उनको लेकर इस पर सफाई नहीं देनी चाहिए। तो अब ईसीआई की तरफ से, यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसको लेकर एक नहीं, दो ट्वीट किए गए हैं। उन्होंने पहले ये कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरा, फिर उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया गया और ये बताया गया कि रंजीत कासले जो हैं वो चुनावी ड्यूटी में विधानसभा चुनाव के दौरान तैनात ही नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि कौन सच बोल रहा है, क्योंकि अगर रंजीत कासले जो भी बात कह रहे हैं और सामने आकर, अगर मीडिया के सामने इतनी बड़ी बात आकर उन्होंने कही है, तो उनको ये भी पता है कि इसका उनको बुरे नतीजे भी भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों में ही बीजेपी की सरकार है, और वो उन्हीं के विधायक को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चुनाव आयोग को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले गए हैं। अब चुनाव आयोग ने सफाई दी है। आप सोचिए मामला कितना बड़ा है कि वो चुनाव आयोग जो जब भी विपक्ष कोई बात करता है, इस तरह की कोई बात होती है, तो ज्यादातर खामोशी इख्तियार करता है। उसने भी आकर बाकायदा तौर पर ट्वीट करके जवाब दिया है और ये कहा है कि वो चुनाव ड्यूटी पर तैनात नहीं थे, और अब ये कहा है कि इनको लेकर कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि बाकायदा तौर पर प्रूफ्स के साथ रंजीत कासले अपनी बातों को रख रहे हैं। अब देखना आगे बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि ये मामला किस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन ये बात जरूर है कि हर कुछ दिन के बाद ईवीएम का जो जिन है वो बोतल से बार बार निकलता रहता है। अभी आपको पता ही होगा हाल ही में किस तरह से ट्रंप की जो एक अधिकारी है उनकी तरफ से ये कहा गया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसकी जांच होनी चाहिए। उसके से पहले एलन मस्क ने भी इस तरह की बात कही थी। तो लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन इसका बचाव अगर कोई करता हुआ नजर आता है तो इलेक्शन कमीशन है और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि सीधे तौर पर इस सब का फायदा अगर कोई हासिल कर रहा है फिलहाल तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन ये बेहद चिंता की बात है, लोकतंत्र के लिए ये बेहद चिंता की बात है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में वोट्स उन पार्टी को जा रहे हैं जिनको जनता चुनना चाहती है, या फिर एक ही पार्टी लगातार जो अलग अलग राज्यों में सत्ता पर काबिज हो रही है, केंद्र में भी सत्ता पर काबिज है, लगातार वो चुनावी धांधलियों का सहारा लेकर
सत्ता पर काबिज हो रही है, क्योंकि लगातार इसको लेकर चुनावी धांधलियों को लेकर बार बार सबूत सामने आते रहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से जवाब दिए जाते हैं, वो जाहिर सी बात है कहीं से भी तसल्ली देने वाले नहीं होते हैं। इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार होता हुआ भी नजर आ रहा है। आप सोचिए कि कितनी गंभीर ये बात है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करने लगे, क्योंकि उनके एक नहीं अब दो दो मंत्री हैं जिन्होंने इस तरह की बात की है। निशिकांत दुबे, जो आपको पता है अपने किस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ट्वीट किया आज, और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। ये एक मंत्री की जबान है जो बाकायदा तौर पर सीजीआई को या सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। एक ट्रोल की भाषा में वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने उपराष्ट्रपति को देखा था, वो भी इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई को धमका रहे थे। वो भी ट्रोल की जबान में एक तरह से अपनी बात को शामिल करते हुए नजर आ रहे थे, और अब मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने तो पहले ही कहा था कि विधायिका के मामले में हमें लगता है न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और वो नहीं करेंगे। और ये तब उन्होंने कहा था जब वक्त पर सुनवाई शुरू होने वाली थी, उससे एक दिन पहले। तो पहले किरण रिजिजू, अब निशिकांत दुबे। अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए निशिकांत दुबे से कि कानून बनाने और न्यायिक हस्तक्षेप करने में एक मंत्री को फर्क नहीं पता है। वो हमें बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अब तक कितने कानून बनाए हैं, क्योंकि कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, कानून बनाने का काम संसद का ही है। लेकिन वो संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, उसकी उसकी को चेक करने की, उसको देखने की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है न्यायपालिका की है। जब सरकारें अपनी मन मर्जी चलाने लगती हैं तो जनता के पास या विपक्ष के पास एक ही उपाय बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। और जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है और कई फैसले एक के बाद एक सरकार के पक्ष में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो देखिए आप उपराष्ट्रपति जो एक निष्पक्ष एक तरह से चेयर पर बैठे हुए हैं, जहां वो किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं है, लेकिन चाहे वो राज्यसभा के अंदर हो या बाहर हो, वो एक कैडर की तरह ही बात करते हुए नजर आते हैं। वो भी धमकाते हुए नजर आए, और अब एक नहीं दो मंत्री सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पक्ष में फैसले नहीं आए। आपने देखा कि कल किस तरह से बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए ट्रेंड चलाए गए, जहां सुप्रीम कोर्ट को कोठा कहा गया, जहां उसको शरिया कोर्ट से मिलाया गया, जहां उसे पाकिस्तान की कोर्ट से मिलाया गया, और इसी तरह की तमाम बातें सीजीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सबके लिए कही गई। तो आप ये सोचिए कि देश कहां जा रहा है। जो बात लगातार राहुल गांधी कहते रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, उसकी वानगी हमें हर रोज देखने के लिए मिलती है। निशिकांत दुबे से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो वो ये बताएं कि उन्हें कानून की जरा सी भी समझ है या नहीं, क्योंकि साफ तौर पर ये सवाल तो उठते ही हैं कि उनसे ये पूछा जाना जरूरी हो जाता है, और ये सवाल उठना भी जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से कानून की समीक्षा करने और कानून बनाने में उनको बिल्कुल फर्क महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जो उनके चेले चपाटे हैं, जैसे उनको बहादुर शाह जफर और औरंगजेब में फर्क नजर नहीं आता। और इसीलिए जो आजादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी और जिनको काले पानी की सजा हुई, बहादुर शाह जफर, उनको उनके मुंह पर किस तरह से जो उनका चित्र बनाया गया था, उस पर कालिक जो है वो पोतते हुए नजर आए। तो ये इस तरफ ये देश जाता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। दो खास मेहमानों को आप मेरे साथ देख सकते हैं। जम्मू आनंद जी हैं, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, जाना माना चेहरा है। जम्मू जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ नरेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, ईवीएम से लेकर और तमाम मुद्दों पर न सिर्फ वो अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, बल्कि कोर्ट में इसकी कानूनी लड़ाई भी वो लड़ते रहे हैं। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। पहली टिप्पणी आपसे ईवीएम को लेकर, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को एक तरह से धमकाने का जो काम चल रहा है, उस पर आपकी पहली टिप्पणी। अनम्यूट कर लीजिए। जिस तरीके से भारत देश की दशा चल रही है, पूरे भारत देश के लिए बहुत चिंता का विषय है, जहां सुप्रीम कोर्ट भी
अब अपने आप के चिंता के घेरे में है, वहीं जिसके ऊपर सारे देश के लोग आस लगाते हैं, वह भी जब खुद भी कटघरे में घिरी हुई नजर आएगी, तो सवाल उठता है कि फिर भारत देश की जनता किस दरवाजे में जा करके खड़ी हो, किस द्वार में जाके खड़ी हो जहां उसको न्याय मिल सके। भारत देश में कोई न्याय प्रणाली, कोई सर्वोच्च संस्था ऐसी कोई भी नहीं अभी संगठित है कि जहां पर जाकर के काम जनता अपनी आवाज को लेके जाए और वहां पर अपनी न्याय को ले सके। वह सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाजा था, भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको लेकर के हर कोई व्यक्ति परेशान हो या दुखी हो, निचली अदालत से लेकर के ऊपरी अदालत तक, इसके साथ में ट्रिब्यूनल कोर्ट से होते हुए ऊपरी तक, चुनाव की प्रक्रिया की गड़बड़ियों को लेते हुए बहुत सारी जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, हर व्यक्ति वहीं पर जाता है और उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। और उसकी दहलीज में सुनवाई होती है, कोई भी पीआईएल से मैटर होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सवाल यह भी नहीं है, सवाल यह है कि अभी तो कुछ चीजों में कानून आया भी नहीं था, सिर्फ कहीं पर चुटुर पुटुर से छोटे मोटे कहीं कुछ चीजों में गड़बड़ियां दिखी और कोर्ट ने उसमें स्टे ऑर्डर क्या पास कर दिया, कोर्ट ने कहीं गाइडलाइन क्या जारी कर दिया, कोर्ट ने कहीं पर कहीं लिमिट टाइम बाउंड मैनर में किसी भी चीज को, पॉकेट वीटोस को आप रख सकते हो, वो क्या कह दिया, आपके पूरा का पूरा बीजेपी का अमला खड़ा हो गया। सवाल यह भी नहीं है कि जिस संविधान की आप शपथ खाते हो और उसी संविधान की शपथ में उसी पद में बैठ करके आप उसी की बुराइयां कर रहे हो। आप निशिकांत दुबे हो या उपराष्ट्रपति महोदय हो, भारत देश का संविधान सर्वोपरि है। न तो उससे बड़ा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, न तो उससे बड़ा उपराष्ट्रपति है, न तो प्रधानमंत्री है, न तो भारत देश का गवर्नर है, कोई भी उससे बढ़ करके नहीं है। वही हर व्यक्ति की शपथ देता है और हर व्यक्ति को शक्तियां और पावर का विच्छेदन भी जहां कराता है, उसी के साथ में उसकी शक्तियों के वजूद के बारे में भी विस्तृत से वर्णन भी करता है। वो विभिन्न अनुच्छेद भी दिए गए हैं, आपको पता भी है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 141 से उठा करके आप सीधे 149 तक चले जाइए, विस्तार से आप देखेंगे बहुत सारी चीजें खड़ी हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 141 में और 142 में 143 में स्पष्ट तरीके से बोला गया है, स्पेशल जो उसके सब पार्ट्स हैं आर्टिकल्स की, जिसको लेकर के मैं आपके माध्यम से बोलना भी चाहता हूं। उनको स्पष्ट 143 आर्टिकल में स्पष्ट बोला गया, 142 में भी बोला गया है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, कोई भी एक्ट कुछ भी बनाया जा रहा है, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी अमेंडमेंट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वो किसी भी चीज की समीक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसकी वैलिडिटीज को लेकर के चैलेंज करता है तो उसको प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशंस में, भारत देश के आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी दी गई है, उसको पेरीमीटर के हिसाब से चेक करता है, उसी के हिसाब से बैलेंस करता है। और उसके पास कोई तराजू नहीं रखा गया है, कुछ तराजू में रखता है कि 2 किलो वजन है कि 1 किलो वजन है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी जो स्पष्ट दी गई है वह जनता के लिए ही सर्वोपरि है, जनता के लिए ही नियम बनाए जा रहे हैं। इसको देख करके ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें इन सारी चीजों को लेकर के करता है। मैं आपके सामने पर उस आर्टिकल में लिखा क्या है, 1 मिनट के लिए आपके सामने मैं बोलना भी चाहता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफी ये मीडिया में काफी ये ट्रोल हुआ मैटर है, अभी ट्रेंड में चल रहे मैटरों में से ये सारी चीजें जो आ रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट, उसके साथ में इसके पहले किरेन रिजिजू जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है उनके स्टेटमेंट देखिए, तो इसके साथ में निशिकांत दुबे का देखिए, और इसी प्रकार से बहुतायत से तो भीड़ लग गई है। उस स्टेटमेंट के साथ में मैं पावर की और शक्तियों के बारे में भी बोलना चाहता हूं, आप उसको पढ़ सुनेंगे थोड़ा, और मुझे लगता है कि दर्शक भी देखेंगे सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगे। आर्टिकल 143 क्या कहता है? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जहां पर जगदीप धनखड़ बैठे हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि इस वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को अंडरटेकिंग लिया गया है। यहां पर स्पष्ट तरीके से बोला गया है इसमें कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी में स्पष्ट क्या कहा जाए, इफ एट एनी टाइम at the appear of the president that the question of the law or the fact arisen are likely to the arisen which is such a nature and such a public importance, such a nature and such a public importance। पब्लिक इंपॉर्टेंस सबसे सर्वोपरि रखा गया है, उसको लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात कर सकता है। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात करने नहीं जा रहा है, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। धनखड़ जी जो कहना चाहते हैं आर्टिकल 142 का वो कंप्लीट तरीके से वायलेशन बता रहे हैं कि एक उनको मिसाइल क्या मिल गई है, मिसाइल नहीं कही गई है, उसमें यह पावर दिया गया, सुपरवाइजरी तरीके से पावर दिया गया कि भारत देश के जितने भी कोर्ट होंगे सब उससे, भारत देश के जितने भी चीजें होंगी सब उससे बॉन्ड होंगी। न्याय प्रणाली की प्रक्रिया क्या सही है क्या गलत है, इसका पावर जुडिशरी को ही दिया गया है। आपको संविधान बनाने के लिए पावर है, उसमें कोई भी रोक नहीं लगा रहा है, हम भी नहीं रोक लगाएंगे, आप भी नहीं रोक लगा सकते। आपके पास पार्लियामेंट है, आप खूब बनाइए नियम, पर कानूनी समीक्षा करने का अधिकार आपके पास है। पर कानूनी का जो उसका जुडिशियल पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ही पास पावर है। यदि स्टेट लेजिस्लेटिव बनाती है तो हाई कोर्ट जाएगा व्यक्ति, यदि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है। सवाल यह भी नहीं है, सवाल यह है कि ऐसी कौन सी आफत आ गई, कितने सारी चीजों को लेकर के आप सारे आपके मंत्री मिनिस्टर भारत देश के जिस जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जिनके पास सिर्फ कोई पद में कोई शक्ति नहीं दी गई स्पेशल, सिवाय इसके कि आप जो पार्लियामेंट के विधेयक आए, कानून बन के आए, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ विधेयक, सॉरी मैं ध्यान रखना, बिल मेरा कहना है, जैसे ही बिल आए उनमें सिर्फ आप अपने सिग्नेचर के अलावा और उसके पास अलावा आप कोई दिशा निर्देश नहीं जारी कर सकते। आप सब पर कहीं न कहीं पर काउंसिलों पर डिपेंड है। आप खुद बताने की शुरुआत कर दिए, जिसके पावर में खुद भी शक्तियां नहीं है। आप ये कैसे बोल दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि ऐसे नहीं करना चाहिए, इनके पास मिसाइल है, क्या शब्द होते हैं। आप तो खुद भी लॉयर रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट के आप मेंबर एससीबीए के थे, आपको तो यह पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में किस किस चीजों में होती है। या तो आपको पता है जानबूझ के कर रहे हैं आप, या तो आप जानबूझ के अगला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं, इसके लिए कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या तो अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि आपने मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया है तो हम चलिए आपके फेवर में बात करते हैं, जबकि ये न्यूट्रल पोस्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये इसको हटाया भी नहीं जा सकता है। इन सारी चीजों को लेकर के मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारत देश के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है वो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, और अपने पद की यह किसी पार्टी विशेष के प्रवक्ता बनकर के उनको नहीं बोलने की जरूरत है। यह मैं भी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं। उसी में सेकंड पॉइंट में मैं बोलना चाहता हूं कि निशिकांत दुबे हो या कोई भी स्वयंशु मिनिस्टर्स हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। भारत देश के संविधान में यदि कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पास होते हैं तो आपको निशिकांत के इतने बड़े बड़े स्कैम हैं, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं, मैं उस पिटीशन को अभी तक फाइल नहीं किया। निशिकांत दुबे के तो इतने बड़े बड़े मैटर हैं बिल्डरों को लेकर के जो कई 100 करोड़ रुपए के हैं, जिसको लेकर के कई सारे मैटर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। निशिकांत दुबे अपने बारे में नहीं जानते या अपने बारे में जानते हैं तो अपने बचाव के लिए उनको ध्यान रखने की जरूरत होती है। कई बार कानून में जब आएंगे तो आप भी सुप्रीम कोर्ट के पास में ही जाएंगे, ध्यान रखने की आवश्यकता यह भी है। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज की समीक्षा करके आपको दे दी सारी चीजें, तो फिर आप उसमें टीका टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? आप तो सिर्फ और सिर्फ जो भी निर्णय आएगा आपको सिरोमात करके रखना है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो टीम थी उसने कहीं क्या दिया है? सिर्फ जस्टिस जो हमारे पर्दे वाला जी थे, 10 ऐसे बड़े बड़े बिल जो तमिलनाडु काडर के थे वो गवर्नर के पास गए और वो पेंडिंग होकर के सीधा कहाँ चले गए? उन्होंने भी ट्रांसफर कर दिया सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। उस प्रोसेस को आपने लिंगर ऑन कर दिया, यही सवाल है और क्या है। अब इतने लंबे टाइम के बाद में बहुत दिनों तक आपने पॉकेट वीटोस बना करके उसको इन्फिनिट टाइम तक आपने रख दिया उसको। तो ये बताइए, आपसे मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं इस चीज को कि ये जब सारी चीजें हो गई तो जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बोल दिया कि 3 महीने से ज्यादा किसी भी चीज को आप अपने पॉकेट में नहीं रख सकते, फिर आपको इश्यूज क्या है? क्या इशू आ रहा है? ठीक है, आप 3 महीने के अंदर अपनी समीक्षा करके दे दीजिए, तो फिर आपको इतनी दिक्कत क्या आ गई कि पार्लियामेंट को आप कुछ भी भारत देश के सुप्रीम कोर्ट को शरीयत कानून बता दिए, आप सवाल बता दिए। जी बिल्कुल नरेश जी, आपसे मेरे सवाल, जब मुझे आपके पास मैं उससे पहले एक आपसे मेरा काउंटर सवाल
कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि क्रिटिसिज्म लोकतंत्र की आत्मा है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले ही या कोर्ट्स के जरिए की गई तमाम बातें बिल्कुल सही होती हैं, उसका भी क्रिटिसिज्म हुआ है। लेकिन वही बात है कि जब सरकार के हक में कोई फैसला हो, उसको क्रिटिसाइज किया जाए तो कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब भी वो सरकार के खिलाफ हो और आप उस पर सवाल उठाएं तो फौरन आप ये देखिए कि उस पर वो अगर इस तरह के फैसले आए तो देखिए फिर क्या कुछ होता है, वो तो हम 2-3 दिन से देख रहे हैं। पहले की क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह की टीका टिप्पणी की जा रही है, खासतौर पर सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से, इस पर कोई स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? और दूसरा मेरा सवाल, जो ईवीएम का मामला है, जो अब महाराष्ट्र से फिर से उठा है, जो काफी संगीन मामला है, उसको आगे कैसे देखा जाना चाहिए? मैं दोनों प्रश्नों का जवाब आपको यही कह के देना चाहता हूं कि जो ईवीएम का मैटर अभी चल रहा है, महाराष्ट्र में 2 टर्नआउट क्रम से कई टर्नआउट लगभग 10% के आसपास में डेटा बढ़ा करके आए। 55% जो डेटा था 288 सीट में आए थे, मुझे जो याद है फैक्ट्स में। उसके बाद 58%, सॉरी बाय मिस्टेक। फिर उसके बाद ये 5 बजे के डेटा थे, जिसमें ऑफिशियली जो हमारे भारत देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके हस्बैंड ने सबसे पहले आकर के बोला भी मीडिया में, आप सबको पता है। उन्होंने पहली बार आए और उन्होंने खुद स्टार्टिंग की इस बात को लेकर। 67% टर्नआउट डेटा एकाएक बढ़ जाता है, जो कि लगभग 10% है। 5 बजे का डेटा जब 58% था, तो ये 10% डेटा टोटल पूरी विधानसभा 288 से आप घटा दी, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितनी वोट कहां से बढ़ी। पहला फैक्टर। दूसरा, इसी के साथ में ईवीएम की गड़बड़ियों को लेकर के उस समय पर हमसे महाराष्ट्र के जो उस समय पर रूलिंग पार्टीज थी, शिवसेना वगैरह, उन्होंने कई लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया कि सर इसमें कुछ करना चाहिए। तो हम उसमें रेडी भी हुए, हमने पिटीशन बनाने के लिए ही बोला, मीडिया में भी सारी बातें आ गई। ये फिर उसके बाद ये हुआ कि कुछ और भी लॉयर्स आ रहे हैं, और भी पार्टियां इसमें काम करेंगी और भी पार्टियां इसमें कंटेस्ट करेंगी। देखिए मामले तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे संगीन उसमें केसेस भी हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि इतनी वोटिंग ही नहीं हुई है, ज्यादा से ज्यादा वोट दिखा दिए गए। कई कैंडिडेट ऐसे हुए हैं कि जहां पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह में देखा जाए तो कुछ और चीजें हैं, बाहर देखा जाए तो आउटपुट में कुछ और है। बहुत सारे फैक्ट्स है, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं अब उसमें। ये सारी चीजों को लेकर के ये सारी घटनाएं घटी, पर सवाल यह है कि एक व्यक्ति पकड़ा गया, जो कि आपने अभी उनका नाम भी बताया, रंजीत कुमार जी। रंजीत नामक एक पुलिस वाला पकड़ा जाता है, उसकी चुनाव में ड्यूटी लगी होती है, वह पूरे एविडेंस के साथ में प्रमाणित कर रहा है। अब उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद संज्ञान लेना चाहिए, साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह कहकर के बच जाएगी या ये कॉमन अपना जवाब देगी, ये तो सामान्य आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जिस तरीके से अब ये सारी चीजें दिखने को मिल गई, कोई भी जजमेंट करते हैं, कोई भी वर्डिक्ट देते हैं, पूरे भारत देश में उनको जिस तरीके से ट्रोल आर्मी काम करना शुरू कर देती है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, क्योंकि उन्होंने गंभीरता से ईवीएम के जो मैटर्स थे, जो भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर थे, जो इंफ्रिंजमेंट राइट्स का मैटर था, जो आर्टिकल 19(1)(e) का मैटर था, जो इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में 324 में जो इलेक्शन कमीशन के पावर और शक्तियां डिफाइन की गई हैं, उसका उन्होंने पर्याप्त तरीके से न समीक्षा की है और नहीं उसको लेकर के उन्होंने पर्याप्त तरीके से, जब टोटल वोट इतनी पड़ रही है और एकाएक इतना वोट बढ़ रही है, आप एक ही महाराष्ट्र का छोड़िए, आप झारखंड में भी देखिए, वहां पर बढ़ी, महाराष्ट्र के बाद झारखंड, उसके बाद आप आ जाइए हरियाणा में जैसे बढ़ी, हमने सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, मैंने सीधा मेंशन कर दिया, उसके बाद तो पूरे देश में आग लग गई। उन्होंने सीधा बोला कि हम ऐसी चुनी हुई सरकार को आप चैलेंज करना चाहते हैं, जबकि वहां पर 3 टर्नआउट डेटा बढ़े थे। इसकी शुरुआत और स्थापना जो है लोकसभा के जब चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का जब चुनाव हुआ था, इसमें मैंने पूरी तरीके से एक वॉयस तरीके से पूरे भारत देश के सामने एविडेंस प्रस्तुत किया कि कितने बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है। ये सारी चीजें जब इतने एविडेंसेस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को खुद संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन देना चाहिए, और ऐसे कैंडिडेट जो एविडेंसेस के तौर पर, जैसे रंजीत कुमार जैसे लोग सामने आ रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन भी करना चाहिए और उनको कैसे बचाया जाए, ये कल के लिए किसी भी चीज के लिए बड़े एविडेंस के तौर पर, आई विटनेस के तौर पर हैं, तो इनकी भी सुरक्षा, उनकी नौकरी की सुरक्षा, यह सब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान करके लेना भी चाहिए। अब आ रहा हूं मैं आपके दूसरे सवाल पर।
दूसरा सवाल जो आपने बोला कि ये महाराष्ट्र को दूसरा सवाल मुझे थोड़ा ध्यान से उतर गया, प्लीज दोबारा रिपीट जी, कर मैं दीजिए। आपके पास आपने एक और जी, प्रश्न बोला। मैं आ रही हूँ नरेश जी, आपसे आ रही हूँ, मैं आपसे फिर वो सवाल पूछूंगी। प्लीज इतने जम्मू आनंद प्लीज जी को प्लीज। मैं चर्चा में शामिल करती हूँ। जी, जम्मू जी, महाराष्ट्र से जो ये खबर आई है रंजीत कासले की, और उसके बाद फिर ईसीआई का ये कहना कि वो तो चुनाव ड्यूटी में थे ही नहीं। तो क्या रंजीत कासले जो है वो झूठ बोले हैं? बाकायदा तौर पर उन्होंने कंपनी का नाम बताया है कि उस कंपनी के नाम से 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में आए हैं। यानी कि अगर वो कंपनी तक का नाम ले रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके पास प्रूफ्स हैं, और उनको ये भी पता है कि अगर वो मीडिया के सामने आके इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो यहाँ पर अब ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वो कह दें और बचकर निकल जाएं। जाहिर सी बात है ईसीआई भी इसका संज्ञान लेगा, और डबल इंजन की सरकार है, आप उनके विधायक पर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। तो उन्होंने भी तमाम तरह की चीजों को देखा होगा, तब उन्होंने इस तरह की बात कही होगी। अब ईसीआई जो कह रहा है उसको किस तरह से लिया जाए, जो रंजीत कासले कह रहे हैं उसको किस तरह से लिया जाए, कि एक बार फिर से ईवीएम की बहस का एक बार फिर से हम कह सकते हैं उसका जिन क्या बोतल से निकला है, और क्या कोई हम नतीजा इसका देखेंगे? और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर जिस तरह की टिप्पणी, सीजीआई को लेकर जिस तरह की टिप्पणी नहीं कहूंगी, धमकाने का काम चल रहा है, मंत्री भी ट्रोल्स की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ ने जो कुछ कहा है उसको आप कैसे देखते हैं? नमस्कार बुशरा जी। जहाँ तक बीड में जो पीएसआई अरेस्ट हुए हैं और पिछले कुछ दिनों से वो अलग अलग बयान दे रहे हैं, उन्होंने इसके पहले एक बयान दिया था कि भाई मुझे एनकाउंटर करने के लिए कहा जा रहा था कराड़ का, जो मुख्य आरोपी है। देखिए, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन इसके लिए थी कि जो सरपंच को मारा गया देशमुख को, उसमें कौन कौन लिप्त थे और मास्टरमाइंड कौन था और किन कारणों से उसकी हत्या की गई थी, ये सारी बातें थी जिसको महाराष्ट्र सरकार ने एक पुलिस कमेटी गठित की थी। उस पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ये कहा है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड जो है वो भी जेल में है, नाम स्लिप हो गया जी जी। तो क्लोज एड था धनंजय मुंडे का। उसके बाद उन्होंने अब दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि भाई मुझे वो ईवीएम की देखरेख करने की ड्यूटी से हटा दिया गया था, इसलिए कि मैं वहां पर चौकसी बरत रहा था, और उनके अकाउंट में कुछ 10 लाख रुपए इस काम को अंजाम देने के लिए ट्रांसफर भी हुए हैं। मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति आज पुलिस कस्टडी में है, वो अगर स्टेटमेंट कर रहा है तो इसको तो गंभीरता से लेनी चाहिए। ये कह के तो आप अपना पल्ला नहीं छोड़ सकते कि वो दारू पीता है कि नहीं पीता है। लेकिन भाई इस वक्त तो वो आपकी कस्टडी में है, तो क्या वहां की पुलिस दारू पिला रही है क्या उसको? तो एक आरोपी कस्टडी में है, उसके खुलेआम बयानों को गंभीरता से लेने के बजाय अब तुम उसी पे टूट पड़े हो। अरे भाई, आप कह देते कि अगर ऐसी बात है तो मजिस्ट्रेट के सामने उनका स्टेटमेंट हो जाए, दिस कुड हैव बीन फेयर। तो आप बचना चाहते हो। आप आरोपी अगर सच बोलना चाह रहा है या सच बोल रहा है तो आप उसके ऊपर दबाव बनाना चाहते हो। आपकी जिम्मेदारी है कि इन्वेस्टिगेशन को मदद करना जी। आपकी भूमिका इन्वेस्टिगेशन को ट्रिविलाइज करने का हो नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कासले के मामले में बुरी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार, मैं महाराष्ट्र की सरकार इसलिए कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है, और इस प्रकार की क्रिमिनल एक्ट हुआ है तो, और आप सबको मालूम है कि वो जो वीडियो था जिस बर्बरता के साथ उस सरपंच को मारा गया,
वो तो पुलिस के पास था, लेकिन पुलिस ने कब उसको लीक किया? जब वो अरेस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अपनी चार्जशीट को एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से मजबूती प्रदान करने के इरादे से वो बर्बरतापूर्ण वीडियो जो है उसको लीक किया गया। और चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कह रहे थे कि हमारे पास कुछ भी ऐसा घटना का या इस प्रकार की बर्बरता का हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है। तो ये भीड़ वाला मामला है, और वो जो पीएसआई कासले है, निश्चित तौर पर कासले के वजह से महाराष्ट्र सरकार परेशानी में है। अब इस परेशानी से छुटकारा उनको हो नहीं सकता, और खास करके महाराष्ट्र के अंदर पोस्ट विधानसभा इतने सारे पिटीशंस हाई कोर्ट में गए हैं, हारे हुए उम्मीदवारों ने भी किया और अन्य लोगों ने भी किया। और जो बेसिक इशू है इस पूरे इलेक्शन का, कि 5 साल में 2024 से 2029 2019 से 2024 ये 5 साल में इतने वोट नहीं बढ़े, उससे ज्यादा वोट लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के 5 महीने के अंतराल में बढ़ गए। नंबर 1 मुद्दा है। नंबर 2 मुद्दा ये है कि भाई शाम को 6 बजे के बाद 76 लाख वोट कैसे पड़ सकते हैं, और आप उसको दबाने के लिए आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा है शायद उसको भी आपने उड़ा दिया। फॉर्म नंबर 17 जो है जिससे टैली होता है, आपने उसको दबा दिया। लेकिन पिटीशंस और नोटिसेस इशू हुए हैं। परसों खुद देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक पिटीशन हुई और कोर्ट ने बकायदा उसकी संज्ञान लेते हुए नोटिस सर्व किया है, जवाब दीजिए। तो महाराष्ट्र के अंदर पोस्ट इलेक्शन पिटीशंस कोर्ट सीरियसली ले रहा है, डिसमिस नहीं कर रहा है, नोटिसेस भेज रहा है। तो इसके लिए ऐसे पार्श्वभूमि में पीएसआई कासले जो है, जो पुलिस कस्टडी में है, उनके बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ना ही उनके बयानों को हल्के में लिया जा सकता। उल्टा उनके बयान महाराष्ट्र सरकार को आए दिन, चाहे वो भीड़ वाली घटना हो या माल प्रैक्टिसेस इन विधानसभा के चुनाव में हो, उसमें उनके पैर आए दिन और गहरे तरीके से फंसते जा रहे हैं। जी। अब रही बात और सुप्रीम कोर्ट वाले पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। जी, देखिए, मैं तो कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूं, मैं एक राजकीय कार्यकर्ता हूं और थोड़ी बहुत राजनीति समझता हूं। मेरा सिर्फ एक फंडामेंटल इशू है या क्वेश्चन मैं रेज करना चाहता हूं। वो इशू ये है, क्या पार्लियामेंट द्वारा बिल के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एनी बिल passed by the parliament can be challenged in the Supreme Court. Now the question is, once a matter comes before the court, अब मैं दूसरा सवाल रख रहा हूं, क्या कोर्ट अपनी जिम्मेदारी जो है झटक सकता है? फिर उत्तर है no. Once the matter is before court has to ponder upon it to the logical conclusion. अब सवाल इस बात का है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल द वाइस प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। जी। इज अ हु वाज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। जी। भाई इसमें आप ये मुद्दा उठाते
तो समझ में आता कि भाई देश के संविधान में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद लोग गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। ये मुद्दा अगर आप बनाते तो समझ में आता। आपने एक ऐसे मुद्दे, इस तरीके की बयानबाजी की है जो स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं उसमें बैठता नहीं। आपने एक ऐसा मुद्दा कमेंट किया है जो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार में आता है। तो आपने दो चीजें की, एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है आपको, या दूसरा आपको ये साबित करना है 145 करोड़ लोगों के नजरों में कि वो इस वक्त देश के प्रधान सेवक के सबसे बड़े चमचे हैं। मिस्टर धनखड़ ये तो पोजीशन नहीं ले सकते कि उन्हें कानून नहीं समझता, उन्हें संविधान नहीं समझता। तो भाई सरकार, आपका जो पद है वो न्यूट्रल पद है। बिल्कुल। आप राज्यसभा के अंदर सत्ता पक्ष के नेता नहीं हो, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हो। आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी भाई? आपसे पूछा ही किसने था? और आप एक ऐसे बिंदु के ऊपर कह रहे हो कि वो मिसाइल हो गया है। अगर धनखड़ साहब ने अपनी वकीली प्रैक्टिस में 40 साल गुजारे हैं तो 40 साल में कभी उन्होंने तो चैलेंज नहीं किया। एज अ एडवोकेट he had every right to challenge some provisions which are, अगर उनको ऐसा लगता है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट्स को ऐसे अधिकार दे देता है, चाहे वो 143 हो 145 हो, जिससे कि डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट वगैरह वगैरह अंडरमाइन होती है। तो आपने इतने साल क्यों नहीं जहमत उठाई एक जागरूक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होने के नाते? तो ये सर मामला ऐसा है कि देखिए, हमारी डेमोक्रेसी की खासियत ये है कि जो 3 संस्थाएं हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों जो है एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। एक ने भी इसमें से अपना रास्ता भटका तो दूसरा उसको रोक देता है और लाता है, लाइन में ला देता है कि भाई जरा लाइन से चलो। तो वैसे ही है कि पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच का जो रिश्ता है, पार्लियामेंट हैज एवरी राइट टू एनेक्ट लॉस, बट वो पारित किए गए कानून क्या संविधान के मूल जो उसका ये है ढांचा या उसका मंशा, उसको अगर कॉन्ट्रडिक्ट करता है या उससे खिलवाड़ करता है आपका कानून, तो इसका रिव्यू करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को है। रिव्यू करना जो है ये किसी भी सूरत से पार्लियामेंट के अधिकार का हनन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ये कह रहा है कि आप कानून नहीं बनाएंगे इस देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी थोड़ी भूमिका ली है। बिल्कुल, लेकिन कानून की समीक्षा तो होगी, वरना तो फिर अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कोई भी सरकार किसी भी तरीके से कानून बना ले। अभी तो ये भी है ना कि आप सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दें, आप बिना चर्चा किए आप पार्लियामेंट में बिल पास करा दीजिए और फिर आप उसका राजनीतिक फायदा उठाइए और राजनीतिक रोटियां सेकिए, और आप कहिए कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि वो विधायिका के काम में हस्तक्षेप करे। मतलब और वो ये कौन कहना कह रहा है? चाहते हैं, किरण रिजिजू कह रहे हैं। जी देखो, किरण रिजिजू हो या धनखड़ साहब हो, अगर इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझने, निशिकांत दुबे हो, इसको अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये उसमें से जो एक सूत्र निकलता है वो सूत्र यही है कि ऑल दीज 3 दे डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। ये अपने देश के संविधान को मान्य नहीं करते हैं, उनको मानते नहीं है। और जिस स्कूल ऑफ थॉट से वो आए हैं, तीनों की स्कूल ऑफ थॉट्स एक ही है, वो है आरएसएस, जो पहले ही कह चुकी है कि हमें भारतीय संविधान मंजूर नहीं है। सो
जो बहुत हम गंभीर बात बोल रहे हैं। पिछले पिछले कई वर्षों से जो हम्म। ये बहस चल रही है ना, देयर इज एन अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, हम्म। उसी की ये छटाएं हैं। रिजिजू का, भाई रिजिजू जो है, ही इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हम्म। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे रिएक्शन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज अ लॉ मेकर, जिसके हम्म। अपने लॉ बनाने के अधिकार पे कहीं कुठाराघात नहीं है, क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? एक वाइस प्रेसिडेंट हु इज अ न्यूट्रल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, उनको इतनी तकलीफ क्या हो रही है? तो मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो अटैक की जो बातें चल रही है ना, उसी की जी। ये, मतलब उसी के परिपाट में एक नए तरीके से ये तीनों ने कॉन्स्टिट्यूशन हम्म। पे अटैक किया है, जहां वो ये कहना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट बाय मेजॉरिटी कैन पास any type of bills and enact a law, हम्म। whether those laws are in consonance with the Indian Constitution or not. मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि देश संविधान से नहीं चलेगा, देश हम जो कानून बनाएंगे उससे चलेगा। सो दिस इज, ये बिल्कुल। बहुत गंभीर बात है मिश्रा जी। तो इसके लिए मैं जी ये बिल्कुल। स्टेटमेंट करना मैं चाहता हूँ कि ऑल दिस जी। पीपल जो है, जो हम्म। 2014 के बाद जो हम महसूस कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे किस तरीके के हमले हैं, उसी की ये हम्म। सागा है। और इसमें अब वाइस प्रेसिडेंट भी खुल्लम खुल्ला नंगेपन से उतर गए हैं, विच नीड्स टू बी कंडेम्ड, विच नीड्स टू बी कंडेम्ड। बिल्कुल, और बहुत प्रेसिडेंट, गंभीर बातें कही हैं आपने, और बिल्कुल उतनी खुलकर कही है जम्मू जी जितना खुलकर कहा जाना चाहिए। क्योंकि अगर जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं नरेश जी, अगर उनको उस कुर्सी का ख्याल नहीं है और वो एक तरह से किसी पार्टी के कैडर की तरह बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा राज्यसभा के अंदर भी उनका कंडक्ट क्या रहता है, वो हमेशा विपक्ष को लेक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं और सत्ता पक्ष को खुली छूट देते हुए नजर आते हैं। हमने टसल देखी है बाकायदा तौर पर किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि 83 साल की उम्र है उनकी, और उनके बीच में जो टसल है वो भी हमने बहुत बार देखी है। और अब तो बाहर जब कोर्ट के बाहर, जब वो पार्लियामेंट के बाहर होते हैं तब भी किस तरह की लेक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं, वो भी हम देख रहे हैं। क्या इसको नरेश जी, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, क्या इसको संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर क्या अटैक की तरह देखा जाए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है? देखिए मैं फिर भी कहूंगी, क्रिटिसिज्म लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है और उसी क्रिटिसिज्म को खत्म किया जा रहा है। वो क्रिटिसिज्म फिर किसी भी तरीके से हो सकता है, क्योंकि जजेस भी जो है वो भी इंसान ही है, उनकी तरफ से भी जिस तरह के फैसले दिए जाते हैं उनकी समीक्षा, उनका क्रिटिसिज्म भी हो सकता है और किया जाना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन पर किया गया है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, मंत्री दे रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उसको क्या ये साफ तौर पर कहें कि जो बात राहुल गांधी, कांग्रेस, लगातार विपक्ष कहता रहा कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, ये 400 पार की बात की 240 पर सिमट गए, क्या उसकी खींच भी ये निकाल रहे हैं? आपने बहुत सारे प्रश्न को एक साथ में लिया है। मुझे लगता है 4-5 प्रश्न हैं आपके, क्रम से मैं एक-एक करके बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे जी। तो भाई साहब ने बता दिया है। जो धनखड़ जी ने अपने संवैधानिक पदों में बैठे हुए जिस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिस तरीके के एक्टिविटीज पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में करते हैं, और आउटसाइड ऑफ द कोर्ट, कैंपस के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट मैंने बोला तो ध्यान रखना है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला के बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से बाहर आउटसाइड ऑफ द कोर्ट बात कर रहे हैं वो दोनों ही गैर संवैधानिक है मेरे नजर पर, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी संवैधानिक पद पर, खासकर भारत देश के जिस पद में वो बैठे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है, उसको कुछ चीजों में सेलेक्ट कर लिया गया है। कई बार यूपीएससी में, क्योंकि मैं आईएएस में यूपीएससी के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता भी हूँ, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए कि क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप की तरह होता है, उसकी समीक्षा करिए। मुझे लगता है ऐसे प्रश्न ऐसे ही चीजों को जन्म देते हैं और यही चीजों का जवाब भी मिलता है ऐसे। तो यह भी ध्यान रखना कि जहां पर उनको क्या उनके दायरे हैं, एक लॉयर व्यक्ति ऐसे बात करे, गैर संवैधानिक बात करे,
जिस पद में उनके पास बहुत सारे नियम कानून बनाने की शक्तियां नहीं, सिर्फ काउंसिल पर डिपेंड है, वहां पर ऐसे स्टेटमेंट दे, और जो भारत देश का प्रथम नागरिक होता है वो ऐसे स्टेटमेंट दे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो देश के लिए शोभा है, वो देश के लिए पर्याप्त तरीके से शोभनीय है। हम उसको कंप्लीट तरीके से खंडन करते हैं, और ऐसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मुझे लगता है कि देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ये जवाबदेह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ और करने के लिए जवाबदेह जरूर है। भारत देश में जिस तरीके से चीजें चली आ रही थी, ये 8-10 सालों में धीरे धीरे करके एक एक करके पूरे इंस्टीट्यूशनों में हमले किए गए, फिर उसके बाद क्रम से आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते बढ़ते अब सारी चीजों में ऐसे विषाक्त कर दिए कि एक दूसरे के साथ में रहना, उनके साथ में बहुत सारे कामों को करना, प्लेटफॉर्म के साथ में रहना, ये सब चीजों में हमेशा हर एक व्यक्ति को प्रश्न चिन्ह में जन्म दे दिया है। मैं आपसे ऑफिशियली बोल रहा हूँ, मेरे सामने एक दिन एक बच्चा आया, मेरे पास कई बच्चे बैठे थे, तो उन्होंने यही स्टेटमेंट मुझे दिया कि क्या सर ऐसे ये इस कास्ट के लोग इस प्रकार के होते हैं। मतलब टीवी मीडिया ने इतना बड़े लेवल पर पूरे भारत देश में, पूरी सोसाइटीज में इतना इस तरह से गंदगियों का फ्लो बढ़ा दिया, इतनी सारी चीजों को जन्म दे दिया जो कि लोगों के विचार में कभी सोचा भी नहीं होगा, मन में भी नहीं आया होगा। बहादुर शाह जफर, जब इतिहास आदमी पढ़ता है तो उसमें जब उसका अंत होता है तो एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है, आप लोगों ने भी सुना होगा। उन्होंने ये लास्ट में जब उनको मरते मरते जब वो रंगून गए, वहां पर बर्मा, बर्मा में जब उनको कैद करके ब्रिटिश ने रख लिया, तो उन्होंने बोला इस चीज को कि न मैं किसी का आंखों का नूर हूं, न किसी के आंख का ताज हूं, जो किसी के काम न आ सका वो बुझता हुआ चिराग हूं। वो भारत देश के व्यक्ति जिसने अपने बच्चों को अंग्रेजों के सामने कुर्बानी कर दी, पर उसके साथ में अपने आप को कंप्रोमाइज नहीं किया, ऐसे लोगों पर ये लोग बात करते हैं, शर्म आती है, सोचने में भी आती है और सुनने में भी आती है कि भारत देश का कितना गिरा स्तर हो गया है। पहली बात। अब आ रहा हूं बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट पर, इसी में जो ईवीएम वाली बात को लेकर के और अभी आप सब हम सब बात कर रहे हैं, ये जितने एविडेंसेस दिए गए थे, उन एविडेंसेस में एक अगला आई विटनेस के तौर पर एक व्यक्ति जो एक ऑफिशियल पर ड्यूटी में था, इलेक्शन के ड्यूटीज पर ईवीएम के, उसको पहले रखा जाता है, फिर हटाया जाता है, उसके अकाउंट में फंडिंग भी की जाती है। वो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का एक प्रोसेस है, जिसमें अभी हमारे जो भाई साहब बैठे हैं उन्होंने भी इस चीज को बोला है और प्रॉपर तरीके से बोला कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टेटमेंट लेना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। मैं आपसे एक बड़ा छोटा एग्जांपल देता हूं, आपको भाई साहब को तो काफी अनुभव होगा। अमिताभ बच्चन 1984 में इलाहाबाद से लोकसभा सीट लड़े थे, तो उनकी फिल्मों को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैन करा दिया था कि उनकी फिल्में भारत देश में तब तक नहीं चलाई जाएंगी जब तक चुनाव नहीं खत्म हो जाएगा। वह भी भारत देश का एक इलेक्शन कमीशन था और वह भी एक दौर हुआ करता था। इंदिरा जी ने एक छोटी सी गाड़ी यूज कर ली थी तो उनका पूरा का पूरा उनका मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया। आज तो यहाँ जितनी रैलियां चुनाव की होती हैं कंसोलिडेट फंड से होती हैं, डीएम उनको पैसा अपने उससे कंसोलिडेट और बिल वाउचर बना के देता है। यह देखिए चुनाव क्या हो रहा है। इसी के साथ में जितने हवाई जहाज होते हैं उनको यूज किया जाता है चुनावों के प्रचारों में। इसके साथ में राहुल जी ने जो 8-10 फैक्ट किए थे वो बहुत ही जेन्युइन थे, उसको हम लोगों ने भी पहले बोला था और उन्होंने भी कहा और उसके बाद आप लोगों ने भी बोला। पहली बात, जो वोटर लिस्ट महाराष्ट्र में बनाई गई एक ही इपिक नंबर की, वही वोटर लिस्ट कई बार आपको वेस्ट बंगाल में पाई जाएगी, तो कई बार वही इपिक सेम वोटर लिस्ट का जो नंबर होता है वही आपको हरियाणा में भी पाया जाता है। इसके साथ में क्या ताल्लुकात है, पहला। दूसरा, आप देखेंगे कि 5 साल में टोटल वोटर्स जितने हैं लिस्ट में नहीं बढ़ते हैं और एकाएक 3 से 4 महीने में वोटर लिस्ट की बाढ़ कहां से आ जाती है। दूसरा प्रश्न। तीसरा, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दिया है। दूसरा, 5 बजे तक, जैसा कि बड़े भाई साहब भी अभी कह रहे थे यही बात, 5 बजे तक 50 इसका इलेक्शन का जो डेटा है 56 पॉइंट समथिंग है और वही नेक्स्ट 10% मतलब जो टर्न आउट डेटा बढ़ता है और वही बढ़ करके सीधा का सीधा 67% के राउंड में पहुंच जाता है। वो कैसे एकाएक बढ़ गया, कौन सी उसमें ऐसी। यदि मैं सारी पोलिंग को, हम लोगों ने डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि सबको डिवाइड भी कर देता हूं तो पर पोलिंग में 3 से 4 हजार वोट बढ़ रही है और संभव नहीं है कि उस पूरे कैंपस में इतने वोटर खड़े हो पाए, क्योंकि कोई भी पोलिंग जो मैक्सिमम बनाई जाती है 1200-1500 से ज्यादा बड़े पोलिंग बूथ नहीं हो सकते।
या उसी में 2 पार्ट्स कर दिया जाता है। इसीलिए सीसीटीवी कैमरा कोई भी कैंडिडेट ना मांग ले, इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको कंप्लीट तरीके से बंद करने की प्रथा शुरू कर दी। और हाई कोर्ट ने, जब पंजाब ने और विभिन्न हाई कोर्टों ने डायरेक्शन दिया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भारत का जो पार्लियामेंट है उस पर रोक लगा दिया और उसमें बिल ला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इसी के साथ में, फॉर्म 17C जो होता है, जैसे ही 5 बजता है और इलेक्शन के जो वहां पर एजेंट्स बैठे होते हैं, किसी भी कंसर्न पार्टी के हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट के भी हो सकते हैं, तत्कालिक तौर पर जो व्यक्ति वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो उसके साथ में सिग्नेचर करके देता है। और वो सिग्नेचर करके जितने टोटल, कितने मेल, कितने फीमेल, कितने थर्ड जेंडर, कितने एनआरआई, उसमें 4 चीजों का कॉलम होता है और उसको वहां पर सबमिट कराया जाता है। उसी फॉर्म को आप उससे बिना मैच कराए, बिना पब्लिक डोमेन में दिए आप फॉर्म 17C को भी नहीं देते, जिसको लेकर के हमने एक पिटीशन फाइल किया है, जिसमें आप लोगों को सबको पता होगा, किशोरी लाल शर्मा जी जो अमेठी के सांसद हैं, उनके नाम पर है, आलोक शर्मा है और उसके साथ में प्रिया मिश्रा, 3 पिटिशनर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान पर है। जल्दी ही कि फॉर्म 17C जैसे ही चुनाव खत्म हो तत्काल उसको पब्लिक डोमेन में कर दिया जाए, तो जिससे जो लोगों को अपने मन में तरह तरह की भ्रांति और प्रश्न है उसका कहीं ना कहीं कुछ इलाज हो जाए कि चलो इतना ही फॉर्म मिला है, इतने ही टोटल वोट पड़े हैं, इतने ही मेल थे इस पोलिंग में, इतने ही फीमेल थे इस विधानसभा में, इसके आधार पर एक मोटा मोटा कैलकुलेशन हो जाएगा और जो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट होता है वो विभिन्न अपने एजेंटों के पास कलेक्शन करने वाला काम भी खत्म हो जाएगा, थोड़ा फेयरनेस भी आ जाएगी, टर्न आउट डेटा एकाएक नहीं बढ़ेगा, इसमें भी कहीं पर रेज लग जाएगी। इसी के साथ में मैं लास्ट पॉइंट और आपको करना चाहता हूं, क्योंकि टाइम भी मुझे दिख रहा है आपका सामने, वक्त की कमी है, इसके साथ बिल्कुल में वक्त की आप, कमी है, बिल्कुल। हाँ जी हाँ, नहीं मैं देख रहा हूं सामने डिस्प्ले चल रहा है। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि 18 अप्रैल को जिस प्रकार से रंजीत कासले ने ये सारी चीजों को लेकर के बोला है, इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से बोला है कि यह व्यक्ति ये एम्प्लॉय नहीं था या उसकी ड्यूटी उस समय पर कंसर्न में नहीं थी, और वो कह रहा है कि 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में भी डाले गए, तो क्या वहां पर जो विधानसभा है वहां पर संबंधित कंसर्न पुलिस स्टेशन में उसको लेकर के, जैसा कि भाई साहब भी बोल रहे थे, स्टेटमेंट लेना चाहिए। स्टेटमेंट को जितने उसके विटनेसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक विटनेसेस हैं, उनको सबको कैलकुलेट करके एक समीक्षा के तौर पर सही क्या है, गलत क्या है, ये सारी चीजों की समीक्षा होनी चाहिए था। इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए, कितने सारे ईवीएम को लेकर के हमले हो रहे हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को होना चाहिए कि एलओपी भी कह रहा है, उसके साथ में विभिन्न पार्टियां जो इंडिया अलायंस की हैं वो भी कह रही हैं, साथ में बहुत सारे वकील भी लड़ रहे हैं, जनता जनार्दन भी लड़ रही है, मीडिया भी उठा रही है, आई विटनेसेस तमाम भरे पड़े हैं। आपको याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव था तो एक बच्चा 14 साल का 8 बार से 12 बार वोट डाला था और उसने अपनी वीडियो अपलोड कर दी थी, जिसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उस समय पर अखिलेश यादव जी ने अपलोड कर दिया, तो उसी बच्चे पर कार्रवाई कर दी। मतलब वो बच्चा कैसे चला गया, कितने लोगों ने उसको अलाउ किया, उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। ये सारी चीजें हैं और बहुत सारी अनियमितता, इन सारी चीजों का प्रश्न न मिला है अभी तक। जी हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण बात अभी आप तक कह हम रहे हैं, लोगों को वक्त की प्रश्न कमी मिला है, इसलिए मुझे आपको मैं लास्ट मिनट में कंक्लूड। जी ओके प्लीज, ठीक जी ठीक, थैंक यू। जी जी, प्लीज प्लीज, मैं क्योंकि मुझे जम्मू जी को लास्ट कमेंट के लिए मुझे उनके पास जाना होगा, फिर मैं कार्यक्रम को वाइंड अप करूंगी, वक्त की बहुत कमी है। जी आई एम सॉरी, मुझे आपको रोकना पड़ा। जम्मू जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल, और वक्त की कमी है तो बहुत कम वक्त मैं आपको दे पाऊंगी, कि क्या अब ये कहा जाए कि सीधे तौर पर जो बात बार बार कही जा रही है कि ये संविधान और लोकतंत्र पर अटैक है, आने वाले दिनों में हमें इस तरह की और चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अब आप ये देखिए कि जो लोग बुलडोजर पर खुश होते थे, अब उनको ये समझ में आ रहा है कि पहला निशाना भले ही मुसलमान सही, दलित सही, अब बात ये फिर उसके बाद क्रिश्चियंस, और अब बात ये जैनियों पर भी आ गई है, जैन समाज पर भी आ गई है। मध्य प्रदेश से लेकर और अभी मुंबई में जिस तरह से मंदिर जो है वो तोड़ा गया है, उसके बाद आप देखिए राइट विंग जो है वो उठ खड़े हुए हैं, वो राइट विंग जैन समाज से जुड़े हुए जो बीजेपी के साथ थे, अब वो सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर वही शेर याद आता है कि भाई सबके ही जद में तो सारे ही मकान आएंगे, खाली हमारा थोड़ी है। तो वो बात अब होती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये जनता के अंदर से ही जब एक तरह का उबाल उमड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, वरना ये सरकार निरंकुश हो चुकी है? बहुत चंद अल्फाज में आपका जवाब। देखिए, जिस दिन वक्फ बिल पास हो गया था उसके दूसरे या तीसरे दिन ही
आरएसएस ने इस बात को उछाल दिया था कि क्रिश्चियन जो समुदाय है उनके धार्मिक स्थलों में और बहुत सारी जमीनें हैं। तो देखिए ऐसा है, ये किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ सारे हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे, ये क्रिश्चियनों के खिलाफ सारे हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद पारी पारी से हिंदुओं के दलितों के खिलाफ, फिर ओबीसी के खिलाफ। मुख्य मुद्दा क्या है कि ये एक ऐसा सवाल है हमारे और आपके सामने कि हिंदू बन के पैदा होना और हिंदुत्ववादी होके मरना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब वो हिंदू पैदा हुआ है और हिंदू जिया है, तब तक तो समाज को खतरा नहीं है। जब हिंदू का हिंदुत्ववादी करण होता है, तब समाज के अंदर सारा ताना बाना बिगड़ जाता है। इसलिए मैंने बहुत सालों से यही कह रहा हूं कि आरएसएस की विचारधारा वो हिंदू बनाम मुसलमान नहीं है। आरएसएस की विचारधारा की असली लड़ाई हिंदू बनाम हिंदू है। क्यों? क्योंकि आरएसएस की विचारधारा हिंदुओं को हिंदुत्ववाद के ढांचे में फंसाकर उसको एक नफरती, हिंसक, नागरिक और बाद में भीड़ में तब्दील करने वाला वो एक पूरा कारखाना है। तो जिस हिंदुओं को कहा गया ये बड़े सहिष्णु है, सहनशीलता है, बड़े लिबरल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सहनशीलता लिबरल समाज को वो तालिबानी की प्रक्रिया में जो आरएसएस पिछले 100 साल से लगा है, उसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि हिंदू जो कल तक अपने आप को हिंदुत्ववादी नहीं मानता था, अब वो हिंदुत्ववादी होने लगा है। जैसे जैसे वो हिंदुत्ववादी होते रहेगा, वो मस्जिदों के सामने नाच गाने करते रहेगा, गालियां बकते रहेगा। तो इसलिए ये बुनियादी लड़ाई हिंदू बनाम हिंदू है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और वाइंड अप आपने बहुत ही शानदार बात के साथ कहा है। एक तरह से हम कहें कि एक सोच जो है, एक विचार जो है, वो आपने यहाँ दर्शकों के बीच में रखा है और ये बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात है। जो कोई भी लोग किस तरह से हिंदुत्ववादी उन्हें बनाया जा रहा है और कैसे वो तमाम मस्जिदों के सामने अपने ही त्योहारों पर नाचते हैं, जो त्योहार हमेशा से सेलिब्रेशन के होते थे, अब वो किस तरह से हो गए हैं वो भी हमारे सामने है। नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। जम्मू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।